हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स करेंगे कंप्लीट पोर्शन इन सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इजी लैंग्वेज विद शॉर्ट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो एग्जाम में 100% आएंगे ही। लेट्स बिगिन नाउ। Light is a form of energy that enables us to see properties of light. It doesn't require any medium to travel. Speed of light is maximum in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Reflection of light, bouncing back of light when it strikes on a polished surface like mirror. Mirror is a smooth surface on which regular reflection takes place. They also form images. ये दो तरह के होते हैं मिरर्स। अब टू टाइप्स, प्लेन मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, समतल होती है, इसलिए इसको समतल दर्पण भी कहते हैं। घरों में नॉर्मली यही दर्पण यूज़ होते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. These laws are true for all reflecting surfaces, for plane mirrors as well as curved mirrors. Spherical mirrors, गोलीय दर्पण, these are the part of sphere, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण भी कहते हैं। ये कांच के गोले, खोखले गोले का हिस्सा होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में से अंदर की तरफ दबी होती है, यानी कि गोले के अंदर का हिस्सा इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को, पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, इसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर के बाहर का हिस्सा होती है, यानी जो स्फेयर का बाहर का पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की पैरेलल बीम्स को डाइवर्ज यानी कि फैला देता है। अब हम मेन पार्ट्स देखेंगे मिरर्स के। पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ये मिरर का सेंटर है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का भी पार्ट होता है उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कनकेव मिरर के सामने की तरफ तथा कन्वेक्स मिरर के पीछे के साइड होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर या गोले का भाग होता है उसकी रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से पोल को मिलाती है और उसे पास होती है, इस लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है। यदि जब कोई पैरेलल लाइट की बीम रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर होकर गुजरती है उसको ही हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस में से लाइट वापस आती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है। फोकल लेंथ, एफ से पी की दूरी, यानी फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, एज ए शेविंग मिरर, reflectors in torch and searchlight headlights of vehicle. Dentists use concave mirror to see images, big images of teeth. Convex mirror are used as rear view mirror in vehicles, क्योंकि इसमें सीधी और छोटी इमेज बनती है और काफ़ी पीछे का बड़ा दृश्य इस पे दिखाई देता है। इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए कुछ बातें समझना ज़रूरी हैं। यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से वापस जाएंगी, यानी एफ से वापस जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस से यानी एफ से वापस आती हुई प्रतीत होती है। यदि रे जो है फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी।
यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से ही वापस जाएगी। यदि पी से इस तरह टकराती है कि थोड़ा तिरछा टकराती है मुख्य अक्ष से, तो सेम एंगल से ही वापस जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम कुछ पोजीशन देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंट साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। यदि पोजीशन ऑब्जेक्ट की सी बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी पोजीशन बनेगी इमेज की, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, सेम साइज होगी, सेम जगह होगी, बस रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बिटवीन सी एंड एफ है तो पोजीशन इमेज बियॉन्ड सी होगी, इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यदि ऑब्जेक्ट एफ पर है यानी कि फोकस पर, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटिव, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ है तो ये थोड़ा सा अलग केस है, इसमें इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसीलिए ये शेविंग मिरर का भी यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस, highly diminished point size, virtual and erect. If the position of object is between infinity and the pole of the mirror, the position of the image यानी जो इमेज बनेगी वो पी एंड एफ पे बनेगी, और इसमें दोनों तरफ ही इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है। डिमिनिश्ड है ये, तो ये थोड़ी छोटी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखा। New Cartesian sign convention. The object is placed to the left of the mirror always. All the distance parallel to the principal axis measured from pole of the mirror. यानी सारे डिस्टेंस पोल से ही नापे जाएंगे. The distance measured along the direction of incident ray along plus x-axis are taken positive, and those measured against the direction of incident ray along minus x-axis are taken as negative. सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हम, राइट साइड को जो जा रही है वो सब पॉजिटिव हैं और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव लिए जाएंगे जितनी भी डिस्टेंस है. फोर्थ है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सारे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव रहेंगे. आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव हैं और लेफ्ट साइड के सारे ही नेगेटिव हैं. ऊपर की साइड प्रिंसिपल एक्सिस से सारे पॉजिटिव और नीचे सारे नेगेटिव हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाएगा तो ऑलवेज नेगेटिव होगा. फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा फोकस जो है इसका लेफ्ट साइड होता है. Focal length of convex mirror is always positive. आप ये मिरर फॉर्मूला देख सकते हैं, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u. v है इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ. मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कितनी बड़ी इमेज बनती है वस्तु से, ऑब्जेक्ट से. द फार्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u. व्हाट डिटरमाइंस द साइन ऑफ m? व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द साइन? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं अब. इफ m is negative, image is real. If m is positive, image is virtual. If m is equal to 1, height of image is equal to height of object, यानी सेम होगी इमेज की भी हाइट. If m is greater than 1, image is enlarged. If m is less than 1, image is diminished. Magnification for plane mirror is always +1.
यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। इफ़ m इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। If m is positive and more than 1, it is concave mirror. If m is negative, it is a concave mirror. And refraction of light. Bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another. The speed of light is maximum in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Cause of refraction, change in speed of light. Refraction through a rectangular glass slab. तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि ग्लास जो है कांच का वो एक डेंस मटेरियल है, और जब ये ग्लास से बाहर आई तो नॉर्मल से दूर हट गई, क्योंकि ये एक रेयर मीडियम में आ गई, डेंस से रेयर में। The angle of incidence is equal to the angle of emergent. Lateral displacement depends on the refractive index of material and thickness of glass slab. Laws of refraction. The incident ray, refracted ray and normal to the interface of two transparent medium. At the point of incidence, all lie in the same plane. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and color of light. This law is known as Snell's law. Constant है is equal to sin I upon sin R. Sin I है angle of incident और R है angle of refraction. Refractive index n is equal to the ratio of speed of light in a given pair of media, n is equal to speed of light in medium 1 and upon speed of light in medium 2. Absolute refractive index of medium with respect to vacuum or air, n is equal to c upon b. C है speed of light in vacuum or air और v है speed of light in medium. Optically denser medium. Out of two given media, medium having higher value of refractive index. Here this is the glass slab is denser medium, optically rare medium. Out of two given media, medium having lower value of refractive index. Here optically rare medium is air, given air, or maybe vacuum. Air or vacuum, these are the rarer mediums. When light enters obliquely from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When light enters obliquely from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Refractive index of the diamond is highest until date, that is 2.42. A transparent material bound by two spherical surface is called lens. ये कई शेप्स के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, ये देखिए इसकी डिफरेंट शेप्स. But here we will discuss only convex and concave lenses. Convex lens is thicker at the middle and thinner at the edges. This lens converges light, so called converging lens. Concave lens. These are thinner at the middle and thicker at the edges. These lenses diverge light rays, यानी कि लाइट की रेज को फैला देते हैं. So these are called diverging lenses. Okay, let's see some terms associated with the lenses. Center of curvature. हर एक लेंस चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कनकेव, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं जो कि स्फेयर के पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक गोले के. इन स्फेयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. तो इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं जिसे C1 तथा C2 से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस. एन इमेजिनरी straight line passing through the two center of curvature of a lens is called its principal axis. It passes through optic center. Optic center.
The central part of a lens is called its optic center. It is represented by O. Focus. रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर उस रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज किया जाता है, उस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर यह कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होती प्रतीत होगी जिस पॉइंट से, वो ही फोकस कहती हैं उसको ही। हर लेंस के दोनों तरफ फोकस होते हैं जिन्हें f1 व f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इमेज फॉर्मेशन से पहले आओ कुछ रूल्स समझें। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from the convex lens passes from the principal focus. कनकेव लेंस के केस में ये रे फोकस 1 से डाइवर्ज होती प्रतीत होती है। दूसरा रूल है इसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर वो फोकस से होकर आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सीधी चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। अब हम कुछ इमेजेस देखते हैं कि वो कैसे फॉर्म हो रही हैं और कहाँ पर इमेजेस की पोजीशन है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट की। वन बाय वन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट infinity, the position of the image is at focus f2, highly diminished, point sized, real and inverted. When the position of object is beyond 2f1, the position of the image will be between f2 and 2f2, diminished, real and inverted. If the position of the object is at 2f1, the position of the image will be at 2f2 other side. Size of the image will be same size and real and inverted. When the position of the object is between f1 and 2f1, the position of the image will be beyond 2f2, enlarged, real and inverted. If the position of the object is at focus 1, the position of the image will be at infinity and it will be highly enlarged, real and inverted. If the object is between focus f1 and optical center O, the position of the image will be on the same side of the lens as the object, and the size of the image will be enlarged, virtual and erect. This all was about convex lens. Now let us see the concave lens for various position of the objects. In the first, if the position of the object is at infinity, position of the image will be at focus f1, highly diminished, point sized, virtual and erect. If the position of the object is between infinity and optical center O of the lens, the position of the image between focus f1 and optical center O, diminished, virtual and erect. This way we can see different position of the images and different position of the objects. Lens formula gives the relationship between object distance
u image distance v and the focal length f. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. इस फॉर्मूल का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. The degree of convergence or divergence of light rays achieved by lens is expressed in terms of its power. The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. It's represented by the letter P. The power of P of a lens of focal length f is given by SI unit of power is diopter. P is equal to 1 upon f in meter. Now human eye and the colorful world. Refraction, the phenomenon of bending of light when it enters from one medium to another, is called refraction. Prism, it is pyramidal piece of glass with two triangular bases and three rectangular lateral surface. Angle of prism, the angle between the adjoining lateral surface. You can see here prism. Refraction through prism. We have studied about refraction through rectangular slab in previous chapter. Refraction through prism is slightly different from it in a sense that the direction of emergent ray is different than the direction of incident ray. In case of prism, this in turn leads to a pleasant phenomenon called dispersion. आप ये देख सकते हैं इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दोनों की डायरेक्शन अलग है. एंड एंगल ऑफ डेविएशन d. Dispersion. When white light is passed through a glass prism, it splits into its 7 constituent color. This phenomenon is called dispersion. The acronyms to remember the sequence is PIPCURE, यानी violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हैं एंड their wavelengths. Why the spectrum is formed? The white light is formed by combination of 7 colors and each colors have different wavelengths. The angle of deviation is different from different wavelengths. Red color have longest wavelength and deviates the least. Violet color have shortest wavelengths and deviate the most. Angle of deviation is directly proportional to 1 upon wavelength. तो डेविएशन डिफरेंट होने की वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं. वाइट कलर 7 कलर्स में चेंज हो जाता है. रेनबो, it is the natural spectrum that appears in the sky. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplet act like a small prism. When sunlight enters a water droplet, it gets refracted and dispersed, then gets reflected internally and finally refract again when it comes out of the rainbow. You can see here. Atmospheric refraction. The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight, on entering the Earth's atmosphere, undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The refractive index of Earth's atmosphere gradually increases from outside high altitude towards the surface of the Earth. So the light traveling from a star when enters the atmosphere bends towards the normal as the medium air gradually changes from rare to denser. Thus, the apparent position of a star appears little higher than actual position. The air in Earth's atmospheres does not remain in static state. Rather, it is very dynamic. Some breeze always keep blowing at certain altitude. Due to this, the density of air keep on changing at different level in atmosphere, which causes the air light from stars to refract in different direction, and the amount of light reaching the observer keep on changing. Thus, the flickering of stars occur due to apparent shift in the position of star, change in amount of light
from the star reaching the observer. It means light refract होती है क्योंकि कहीं पर एयर डेंस है और कहीं पर एयर रेयर है. नॉर्मली जैसे अर्थ की तरफ हम आते हैं तो एयर एटमॉस्फेरिक जो होता है वो डेंस होता रहता है. The planets don't twinkle because planets are comparatively nearer to Earth than stars, and the average amount of light coming from the planets to the Earth remain same. Early sunrise, later sunset. Similar to the apparent shift in position of stars, try to explain why sunrise occur a little early than actual sunrise and sunset occur a little late than the एक्चुअल सनसेट. तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सूरज यहाँ है सनराइज के टाइम पर, लेकिन जब ये एंटर करता है इस पोजीशन पे है, लेकिन जब ये लाइट एंटर करती है तो ये डेंस एटमॉस्फेयर में पहुँचने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है इस तरह से. ठीक है. और सन कहाँ दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है. द सेम सनसेट के केस में भी होता है क्योंकि लाइट हमेशा रेयर से डेंस की तरफ जब एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. टिंडल इफेक्ट. व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल. द फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू colloid particles. Scattering depends upon the wavelength of light and size of the particles. Blue color of sky. The upper atmosphere of Earth contains gases and very small water vapors. These particles, due to their small size, are more effective in scattering light of shorter wavelength, mainly blue. So out of the 7 colors of sunlight, mainly blue reaches our eyes and the sky appear blue to us. Red color of sun during sunrise and sunset. During sunset and sunrise, the sun is near horizon and therefore the sunlight have to travel larger distance in the atmosphere as the path is longer than the total amount of scattering. Scattered blue light is more and red is less. Thus, red light reaches our eyes and sun appears red. यानी ज़्यादा एटमॉस्फेयर को पार करके आती हैं लाइट तो स्कैटर्ड हो जाती हैं. तो रेड लाइट इतनी ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाती तो हमें रेड लाइट ही दिखाई देती है, बाकी सारी लाइट्स स्कैटर्ड हो जाती हैं. Electricity plays an important role in making our life more comfortable and enjoyable. Electrical energy is a convenient and preferred form of energy because it is controllable and environment friendly. Electric current, it is a flow of charge, यानी चार्ज का किसी सर्किट में बहना. So we can say rate of flow of charge through a conductor is called electric current. Its units is ampere. 1 ampere current is equal to 1 coulomb charge flown in a second in a circuit. Here one question arises, what is a charge? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. हम एक कॉम यानी कि कंघे को लेते हैं, बालों पर रगड़ेंगे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएंगे तो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाएंगे क्योंकि कंघा चार्ज हो चुका हो. एक्चुअली क्या होता है, रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है और दोनों चीज़ें चार्ज हो जाती हैं. चाहे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज. सो वी कैन से चार्ज इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which causes it to exert as well as experience a force when placed near some other substance. As the charges are two types, negative and positive. Same charge repel and different charge attract. SI unit of charge is coulomb. Direction of current is from positive terminal to negative terminal and electrons flow from negative terminal to positive. Electric current is measured by ammeter. It is always connected in series. In a circuit, it has low resistance. Electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. It has
conductive vase, bulbs, resistance, switch and battery cell, etc. You can see this is the simplest circuit, and other maybe I will show you. Here are some component and symbols. An electric cell, here you can see a battery combination of cell. Plug your switch open, ये closed है, ये wire है joint, and this is a wire crossing without joining. Electric bulb symbol, resistor or resistance are symbol, resistor, variable resistance, ammeter and voltmeter. Electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit charge. But here we will discuss first potential difference, because charge will only move when there will be potential difference. For example, जैसे कि पानी तभी बहता है नलों में जब टंकी ऊंचाई पे हो. अगर टंकी भी नीचे रख दी, बगल में ही नल है, तो पानी कैसे बहेगा? प्रेशर नहीं होगा उसमें. तो द सेम वे some sort of pressure is required to flow of current. So we can say the difference in electric potential between 2 points in an electric circuit is known as potential difference. SI unit of potential difference is volt. 1 वोल्ट का मीन्स है कि जब 1 जूल कार्य हो और 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाया जाए, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं. इसको मेजर करते हैं वोल्टामीटर से, विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन सर्किट बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस. हियर जस्ट वी डिस्कस ओम्स लॉ. द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. V is directly proportional to I. V upon I is a constant that is called R, or we can say V is equal to IR. यदि सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो जब V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, V घटेगा तो I भी घटेगा. Here we have to discuss resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charge. R is equal to V upon I. SI unit of resistance is ohm. 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. It means if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current is 1 ampere, then resistance R of the conductor will be 1 ohm. Factors on which resistance depend. Resistance directly proportional to its length. Its length of wire is doubled, then resistance is also doubled. Resistance is inversely proportional to its area of cross section. यानी कि यदि तार का क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. यदि सेम मोटाई की वायर हो, कॉपर और निक्रोम, तो रेजिस्टेंस में बहुत अंतर होगा. कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, निक्रोम का ज़्यादा इन कंपैरिजन. वन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, दीज आर सिंपली एडेड to get equivalent resistance. Means total resistance, we will simply add all the resistance in it in series. But when arranged parallel this way, then reciprocal of the equivalent resistance is the sum of the reciprocal of all the resistance. This way if they are added, and the total equivalent resistance is decreased in this way. So we always join in the home circuit parallel, and the parallel combination of resistance is used, because in the parallel arrangement equivalent resistance of the circuit is reduced and we can draw more current from voltage supply. If the parallel arrangement, the total current is divided through various branches, gadgets, hence each gadgets draw appropriate current as per as operational requirement, although potential difference across each gadget is same. Thus this method is especially useful when each gadget has a different resistance and requires different currents to operate properly. If the parallel arrangement separates
on off switch can be employed with each gadget, and we can use different gadget as per our need, so it is preferred everywhere. Heating effect of electric current. If an electric current is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current, as E is equal to P into T, and that is directly proportional to VIT, or E is equal to H, यानी हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू VIT, V इज इक्वल टू IR, V वोल्ट से है, ठीक है, I करंट से और R रेजिस्टेंस, और हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. Joule's law of heating effect of electric current. It states that the heat produced in a resistor is directly proportional to square of current, यानी H is directly proportional to I square. It is directly proportional to resistance for a given current, so H is also directly proportional to R. It is directly proportional to time for which current flows through the conductor, यानी H is directly proportional to T. So H is equal to I square RT. Heating effect is desirable in devices like electric heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. Heating effect is undesirable in devices like computer monitors, TV, refrigerator, etc. In electric bulb, most of the power consumed by the filaments appear. A heat and a small part of it is radiated in form of electric power, the rate at which electric energy is consumed or dissipated in an electric circuit. P is equal to VI, P is equal to I square R is equal to V square upon R. SI unit of power is equal to watt. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Commercial unit of electric energy is kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. 1 kilowatt per hour is 1 unit. A magnet is an object which attracts pieces of iron, nickel, and cobalt, etc. These are used in toys, generators, motors, and various electricals and electronics items. Metals are of different shapes. You can see here so many shapes. This is the bar magnet. Its shape is like a bar. When it is freely suspended like this, it comes to rest in north and south direction. The end of the magnet points towards the north is called north pole, and other towards the south is called south pole. जब भी लटका देंगे तो इस तरीके से पोजीशन आ जाएंगे. ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई बार मैग्नेट की. Like poles repel each other and different poles attract. The two poles of a magnet cannot be separated by any means. यानी कि अगर बार मैग्नेट को हम तोड़ें तो अलग अलग पोल्स अलग अलग नहीं होंगे. ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया. वो एक सेपरेट मैग्नेट बन जाएगा. दोनों के अपने अलग अलग पोल्स होंगे. कितना भी छोटा कर दें, दे विल हैव देयर ओन पोल्स. मैग्नेटिक कंपास या दिक् सूचक. अब मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एल्यूमिनियम बॉक्स and a small magnetic needles. This needles behave like a magnet, means north side and south side, south pole, south side, and it used to know the direction, and in the magnetic field also direction of the magnetic field. Here we discuss magnetic field. The region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected is said to have a magnetic field. सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. गत्ते या लकड़ी के बोर्ड पर एक वाइट पेपर फिक्स करते हैं, उस पर बार मैग्नेट रखते हैं. अब बार मैग्नेट के चारों ओर लोहे का बुरादा आयरन फिलिंग्स डालते हैं और हल्का सा कागज़ को टैप करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस बनने लगती हैं. देखिए इस तरह से. ओके, नाउ लेट्स see the properties of magnetic field lines. The magnetic field lines emerges from north poles and goes to south pole, and inside of the magnet the direction of magnetic field lines is from south to north pole. Magnetic lines never cross each other because
If they intersect, then it means that compass needle shows two direction, which is not possible because there is one field, not the two magnetic field. Okay, here now we will discuss magnetic effect of electric current. A compass needle can deflect when an electric current is passed through a metallic wire placed nearby. It means that an electric current carrying wire behaves like a magnet, or the direction of the magnetic field depends on the direction of current flow and gets reversed on reversing the direction of current flow in the wire. Here you can see magnetic lines, their direction and direction of flow of current. इसको ठीक से समझने के लिए राइट हैंड थंब रूल समझते हैं. माना आपने राइट हैंड से करंट ले जाने वाले तार को पकड़ा इस तरह, तो आपका थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएंगी. अगर आपने हाथ उल्टा कर लिया तो अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स. सर्कुलर लूप्स में क्या होता है, लेट अस डिस्कस. एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स, द कंसेंट्रिक circles representing the magnetic field lines around it would become large and still larger as we move away from the wire, and at center this become a straight line. Here also right hand thumb rule is used. Simple word हम कह सकते हैं, छोटे सर्कल बनते हैं, उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े, फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और राइट हैंड थंब रूल का ही यूज़ होगा. Now let us discuss magnetic field line in solenoid. A solenoid is a coil of large number of turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. Here you can see direction of magnetic line same as in bar magnet, outside north to south and inside of solenoid south to north, inside parallel and outside in the shape of loops. So inside magnetic field is same and uniform, and outside when we goes away the magnetic solenoid or any magnets, then it become white and magnetism decreases. Okay, when a soft iron rod is placed inside the solenoid, it is magnetized and become electromagnet. Thus, solenoid can be used to produce electromagnet of appropriate power. Motor. An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. What is its principle? A current carrying conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of a magnetic field. The direction of a force is given by Fleming's left hand rule. So first we discuss Fleming left hand rule. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and the central finger of your left hand so that they are mutually perpendicular to one another as shown here. Now if the forefinger points in the direction of a magnetic field and the central yani ki middle finger points in the direction of current through the conductor, then the thumb will point in the direction of the force or direction of the motion of conductor acting on the conductor. And construction, let us see the how is its construction, what are its part. An electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. This is called armature. The coil is placed between the pole of magnet such that the arms AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. The end of the coils are connected to the two halves P and Q of a split ring that is called commutator. This is the moving part. The inner side of these halves are insulated and attached to an axle, but the external conducting edge of the halves touch two stationary metal brushes X and Y as shown here.
How does it work? Current in the coil ABCD enter from the source battery through the brush X and flow back through the brush Y. One current in arm AB of the coil flows from A to B, and in turn in arm CD the current flows from C to D. Then, in accordance with Fleming's left-hand rule, the force acting on arm A pushes it downward and the force acting on arm CD pushes it upward. Thus the coil and the axle rotate in an anti-clockwise direction just after half rotation of the coil. The half Q of the split rings comes in contact with the brush X and the P part of the split ring with the brush Y. As a result, the direction of the current flowing in the coil gets reversed and start flowing along the path DCBA. पहले ये ABCD था, अब DCBA हो गया है. Such a device that reverses the direction of current flow through the coil of an electric motor after every half rotation is called commutator. Obviously here the split ring is acting as the commutator in an electric motor. The reversal in the direction of the flow of current through arm A, B and CD also reverse the direction of the force acting on these arms accordingly. Now arm AB is pushed up and CD also reverse the direction of the force acting on these arm. So अब AB ऊपर की तरफ push होगी and arm CD is pushed down. Thus the coil and the axle complete another half turn in an anti-clockwise direction itself. So the reversing of the current in the coil ABCD is repeated after each half rotation, and as a result coil and axle continue to rotate in the same direction throughout. तो इस तरीके सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं जब करंट ए और बी से गया तो बी डाउनवर्ड मूव हुआ और जब सी से डी से आया तो सी एंड डी अपवर्ड. तो एक हाफ हो गया. हाफ आने के बाद जो क्या हुआ कि इसका क्यू जो है, क्यू ब्रश जो है वो एक्स से अटैच हो गया. तो यानी कि जब करंट बहेगा डीसी से बहा करंट तो अब वो और उधर से डीसी बी ए तो चेंज हो गया बिल्कुल डायरेक्शन. ठीक है. तो इस तरीके से एक पूरा मूवमेंट ये करते रहेंगे. And now let us discuss the applications. The electric motor is used in an important component in electric fans, desert coolers, air conditioner, refrigerator, mixer and grinders, washing machines, computer, MP3 player, etc. Almost every machine used in a factory employs an electric motor to transform electric energy into mechanical energy. Electromagnetic induction. When a conductor is placed in a changing magnetic field, some current is induced in it. Such current is called induced current and the phenomenon is called electromagnetic induction. आप ये देख सकते हैं जब इसके अंदर मैग्नेट मूव किया जाता है तो इसमें कैल्विनोमीटर में इंडक्शन हो जाता है करंट का. मैग्नेट मूव्ड इनटू द कॉइल, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन कैल्विनोमीटर यानी G indicating presence of current. Magnet keep stationary inside the coil, no deflection. Magnet is withdrawn, momentary deflection in G, but in opposite direction of first case. Activity number 2 देख लेते हैं. Coil 1 और coil 2 इस तरह से हमने सेट कर ली गई. Switched on momentary deflection in G galvanometer. G galvanometer के लिए कह रहे हैं. Steady current, no deflection. Switched off momentary deflection in galvanometer but in opposite direction of the first case. यानी जब स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा. कॉइल 1 में हम करेंगे और कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर जो अटैच है उसमें डिफ्लेक्शन होगा. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. होल्ड द थंब, द forefinger and the middle finger of right hand at right angle to each other. If the forefinger is in the direction of magnetic field and the thumb points in the direction of motion of
conductor, then the direction of induced current is indicated by middle finger. You can see in figure. आप फिगर में देख सकते हो ऊपर. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है ये, और यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल यूज होता है.